वेलकम बैक। आज हम योर मनी में बात कर रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपके पास और क्या ऑप्शन है। हमारे साथ बने हुए हैं रूंगटा सिक्योरिटीज से हर्षवर्धन रूंगटा। डिस्कशन आगे बढ़ाने के पहले एक सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल आया है संजू का। इन्होंने फेसबुक पे अपना सवाल हमें पोस्ट किया था। संजू ये जानना चाहते हैं कि बैंक फिक्स डिपॉजिट और कंपनी फिक्स डिपॉजिट में बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, किसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। इनका दूसरा सवाल है कि जो फिक्स डिपॉजिट है उसको हम लिक्विड फंड से कैसे कंपेयर करेंगे। पहला सवाल लेते हैं इनका हम। हर्ष ये पूछ रहे हैं कि बैंक एफडी और कंपनी एफडी दोनों में अगर कहीं एक निवेश करना है तो कहाँ निवेश करना आज की डेट में ठीक रहेगा रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। संजू, आपका जो सवाल है वो बहुत ही ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। आप पहले एक पैरामीटर है रिटर्न्स, जिसपे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्रेडिबिलिटी, कि आपके जो हम बात कर रहे हैं वो रीपेमेंट कैपेबिलिटीज की। आप एफडी के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि आपको अप टू 1 लाख तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस है, उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक ऑब्वियसली इज मोर सेफर एज कंपेयर टू कंपनी डिपॉजिट्स। कंपनी डिपॉजिट्स अगर आप कंसिडर कर रहे हैं उसके एडवांटेज ये है कि आपको जो रिटर्न्स हैं वो आपको सर्टेन बेसिस पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। सपोज 200 बेसिस पॉइंट्स एक ही पीरियड को हम पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करें, शॉर्ट टर्म अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपको जो रिटर्न्स हैं वो आपको कंपनी डिपॉजिट्स में ज्यादा मिलेंगे। सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना जरूरी है कि आप ये देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उनमें रीपेमेंट कैपेबिलिटीज क्या है और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 2008 या अभी 2011 में भी अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में पैसा डालते हैं, कोई डेवलपर बिल्डर स्पेसिफिकली उनकी एफडीज लेते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अगर आप वो रिस्क लेने तैयार हैं तो आपको ये देखना है कि आपको उसके सामने रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। तो अगर डिफरेंस ऑफ अ बैंक एफडी और एक डेवलपर का जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें अगर आपको 300-400 बेसिस पॉइंट्स का फर्क है तो शायद आप ये रिस्क लेने के लिए इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क। अगर उतना डिफरेंस नहीं है तो आप शायद बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं अपने रिटर्न से अगर उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं तो। जब आप नॉर्मली बात करते हैं कंपनी के डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाने की बात आती है तो आपने भी अभी कहा कि उसकी रेटिंग चेक कीजिए। जितनी भी रेटिंग एजेंसी उनको देती है, रेट करती है। बेसिकली वो रेट है जो हमारे स्क्रीन पर भी कुछ देर पहले चला था। क्रिसिल ने अगर किसी को FAA+ दिया है या फिर MAA+ दिया है, इसका मतलब क्या होता है? किस तरह उस रेटिंग को कोई रीड कर सकता है? देखिए, आप अगर क्रिसिल ने रेटिंग किया है तो आप क्रिसिल की वेबसाइट पे जाके वो रेटिंग्स का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, अच्छा, उनका जो रीपेमेंट कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, टाइमली सर्विसिंग, ये उस पैरामीटर्स को देख के रेटिंग्स दी जाती हैं। अच्छा, तो एक निवेशक, आप एज ए निवेशक आप ये कर सकते हैं कि आप रेटिंग्स तो पहले इवैल्यूएट करिए और फिर वो जिस एजेंसी ने उसको रेटिंग दिया है उसकी वेबसाइट पे जाके आप उसके मीनिंग समझिए, क्योंकि इसमें डिफरेंस मतलब आपके समझने में शायद आप समझ रहे AAA है F के आगे तो AAA रेटिंग है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसका मीनिंग रिस्पेक्टिव कंपनी की वेबसाइट पे जाके जरूर चेक करिएगा। ऑल राइट है। कैसे इसमें लिक्विडिटी एकदम ही नहीं होती है कंपनी एफडी में बैंक एफडी की तरह? मतलब आपका लॉक इन पीरियड है, अगर 3 साल के लिए है दिया है पैसा, अगर पहले ही निकालना हो तो क्या उसके लिए फिर चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं? डेफिनेटली चार्जेस भी रहते हैं। दूसरी बात, कंपनीज आपको डिनाई भी कर सकती है। ओके, कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स या कंपनी की पॉलिसी नहीं है कि आपको बीच में पैसा दे सकें वो, तो आपको फ्लैटली डिनाई कर सकती है कि हम आपको पैसे अभी नहीं देंगे। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर केसेस जो कोर्ट्स में चलते हैं वो एफडी रिलेटेड ही होते हैं। ओके, कंपनी डिपॉजिट्स रादर, नॉट बैंक बट कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स रिलेटेड जो कंज्यूमर केसेस चलते हैं उसका एक आप कंज्यूमर फोरम की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए कि कौन सी कंपनीज के डिफॉल्ट्स हो रखे हैं वहां पर। अगर उन्होंने एक निवेशक को नहीं दिया है, जरूरी ये वेरी मच पॉसिबल है कि आपको भी आगे जाके नहीं हो, तो शायद आप दैट इज वन ऑफ द वे यू कैन इवैल्यूएट अ कंपनी। मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है। रिटर्न अगर आपको यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है बैंक एफडी से, लेकिन रिस्क बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। आप ये देख लीजिए, अगर रिस्क नहीं होता तो शायद आपको इतना डिफरेंस रिटर्न में मिलता ही नहीं। तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको सब्सटैंशियली उतना ही रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। जो हमारी नजर में कम से कम 300 बेसिस पॉइंट्स अगर नहीं है तो आई डोंट थिंक इट इज वर्थ कंसिडरिंग। ऑलराइट, नॉर्मली आप एफडी बैंक एफडी तो कभी भी करवा सकते हैं।
क्या कंपनी एफडी में भी ये हमेशा ऑप्शन खुला रहता है या फिर वो एक ऑफर लेकर आती है और उसके बाद आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है? इनफैक्ट कंपनीज जो उनका विंडो है वो खुला रखती हैं जब तक उनको फंड्स की जरूरत होती है। अच्छा। बैंक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप बैंक कैन नॉट डिनाई यू अ फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपको बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना है, बैंक की शायद अगर उनकी जरूरत नहीं भी हो, क्रेडिट ऑफ टेक नहीं भी हो, तो भी उन्हें आपको फिक्स्ड डिपॉजिट आपका एक्सेप्ट करना ही होगा एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। ऑल दे कैन डू इज अगर उनको नहीं जरूरत है फंड्स की तो इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं। okay. जहां तक कंपनी डिपॉजिट्स का जरूरत है, जो मैटर है, कंपनीज आर नॉट बाउंड टू टेक मनी फ्रॉम यू। Okay. अगर उनको जरूरत है तो ही वो आपसे पैसे लेंगे। मतलब जिसको अगर किसी कंपनी में एफडी करना है तो वो कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकता है? उसे क्या कंपनी में पहले चेक करना पड़ेगा कि वो अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, या फिर वो अज्यूम कर ले कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो जाकर वहां पर एफडी कर सकता है? नहीं, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर आल्सो मार्केटेड थ्रू इंटरमीडियरीज। अच्छा। तो इनके भी इंटरमीडियरीज होते हैं, अपॉइंटेड इंटरमीडियरीज रहते हैं। तो आप रेप्यूटेड इंटरमीडियरीज के अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उधर भी उनके रिकॉर्ड्स रहते हैं कि कौन सी कंपनीज फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं। एंड एट वन पर्टिकुलर टाइम जब कंपनी का काम हो जाता है, उनके जो टारगेटेड फंड्स रहते हैं वो मिल जाते हैं उनको, तो फिक्स्ड डिपॉजिट बंद भी कर लेते हैं वो। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हो गई कंपनीज की फिक्स्ड डिपॉजिट की। रिटर्न यहाँ पर आपको अधिक जरूर मिल सकता है, लेकिन यहाँ रिस्क भी बहुत ज्यादा है और किसी भी कंपनी के फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे डालने के पहले उसे किस तरह की रेटिंग दी गई है, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज है, केयर है, क्रिसिल है, इक्रा है, उन्होंने कैसी रेटिंग दी है उसे एक बार जरूर चेक कर लें। उसके बाद ही कंपनी के फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना और ज्यादा रिटर्न भी चाहते हैं तो तब वहां पर पैसे लगाइए। ब्रेक के पहले हमने बात करी कंपनी डिपॉजिट के बारे में, जहां रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न बैंक डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा है। अब एक जो टर्म है एनसीडी, जो हमने अभी तक योर मनी में कभी भी डिस्कस नहीं किया है, अगर हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं हर्ष, तो क्या एनसीडी को वहां पर हम इंक्लूड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, फॉर 3 रीजंस। एक है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट, जो फिक्स्ड इनकम की हम जो बात कर रहे हैं, अगर जो इंटरेस्ट रेट एनसीडीज पे आज की तारीख में मिल रहा है वो करीबन 10% है। 9.5 और 10% के बीच में एनसीडीज आर गिविंग यू रिटर्न्स टुडे। दूसरी बात है कि एनसीडीज मोस्ट ऑफ देम आर लिस्टेड, जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं। तो आपको अगर लिक्विडिटी चाहिए तो आप ऐसी एनसीडी में जाइए जिसका वॉल्यूम्स काफी अच्छा हो। फॉर एग्जांपल एसबीआई के एनसीडीज लिस्टेड हैं, आईएलएनएफएस के लिस्टेड हैं, एलएनटी के लिस्टेड हैं, सुंदरम ये अभी श्रीराम वाले जो एनसीडीज हैं वो लिस्टेड हैं जी। सो लिक्विडिटी फेयरली गुड है इनमें। तो अगर शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी चाहिए तो आपको सेलेबिलिटी है। सिर्फ उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते गए तो आपको उसमें शायद थोड़ा कैपिटल लॉस हो सकता है। ओके, इतना और डिटेल में जाने के पहले हमें ये बता दें कि एनसीडी होता क्या है। Okay. Well, NCDs भी एक it's a different form of a company deposit. अच्छा। सिर्फ most of them again are rated. ये non convertible debentures हैं। सो आपको देर आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट दीज आर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। तो आप निवेश करने से पहले चेक करिए कि ये सिक्योर्ड जो जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। बेटर यही कि आप सिक्योर्ड एनसीडीज पे लीजिए क्योंकि कंपनी के एसेट्स के सामने सिक्योर्ड होते हैं जी। तो आपका कम से कम वो लेवल तक आपकी सिक्योरिटी रहती है। ओके। जहां मैं तीसरी बेनिफिट की बात कर रहा था एनसीडी पे, वो ये है कि वी आर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि इंटरेस्ट रेट्स नियरली पीक पे हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट यहां से घटना शुरू होते हैं तो आपको एक फर्दर कैपिटल गेन्स का ऑप्शन हो जाता है उसमें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अगर घटते हैं तो प्राइसेस बढ़ते हैं। तो अगर आपने कोई चीज अगर 10,000 में इन्वेस्ट कर रखी है और इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं तो आपका यही चीज का वैल्यू करीबन 10,200 आगे जाके हो सकता है। अच्छा। और अगर कोई कारण से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट उसमें ऑलरेडी है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसे बेचें। आप अगर उसे मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको जो यील्ड टू मेच्योरिटी आपने आज कैलकुलेट की थी वो आपको ऐसे भी टिल मेच्योरिटी मिलने वाली है। ओके, ऑलराइट। पर्टिकुलरली ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट, कोई रिटायरी है, उन्हें मालूम है कि उन्हें फिक्स्ड इनकम पे ही उनका जो इंटरेस्ट आना है वही उनकी सोर्स ऑफ इनकम रहने वाली है जी जी। तो ये जो एनसीडीज हैं वो 5 years, 8 years, 10 years के टेन्योर्स में मिल रहे हैं, 15 years के भी टेन्योर्स हैं। ओके, हाँ,
ओके तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं एंड हु आर डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट इनकम, उन्हें डेफिनेटली ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। लेकिन ये भी एक तय पीरियड के लिए ही बाजार में आते हैं, राइट? मतलब हमेशा ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में। नहीं, वो एक प्राइमरी इशू हो गया। अच्छा। वो खुलता है बहुत छोटे विंडो के लिए, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन इतने ज्यादा हो गए कि सभी निवेशक जो हैं वो हमें कहते हैं कि इट इज नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमें ऑप्शन ही नहीं मिलता खरीदने के लिए। लेकिन ये पीरियड बंद होने के बाद भी वो लिस्ट होते हैं। IFCI का जो अभी इशू था 10.5% कूपन रेट था जी, वो अभी लिस्ट हुआ था मार्केट में। अच्छा। एंड इट इज लिस्टेड नाउ, तो आप अभी मार्केट से आके खरीद लीजिए। ऑलराइट। और एनसीडीज की भी रेटिंग होती है, उनकी भी रेटिंग चेक करके पैसे वहां पे डालने चाहिए। सर्टेनली आपको रेटिंग्स चेक करना है। IFCI में सिंगल ए रेटिंग है, वेयरएन SBI इज AAA रेटेड। तो रेटिंग के हिसाब से आपको रेट ऑफ रिटर्न में भी उतना फर्क मार्केट में भी आपको देखने मिलेगा। ऑलराइट। आपको हम बता दें कि अभी अगले कुछ दिनों में कुछ एनसीडीज बाजार में जो अवेलेबल हैं, जो खुलने वाले हैं, वो आपके सामने श्रीराम सिटी फाइनेंस का 11 से 27 अगस्त के बीच में खुला रहेगा। इंडिया इन्फोलाइन ऑलरेडी खुला हुआ है, 4 अगस्त को शुरू हुआ है, 12 को ये क्लोज होगा। इसके अलावा मन्नापुरम फाइनेंस इसी महीने आने वाला है, इसका भी एनसीडी, साथ ही मुथूट फाइनेंस का भी एनसीडी इस महीने ही बाजार में आने वाला है। इसमें एक लाइन में रिस्क कितना ज्यादा है, इसको हम मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में डालेंगे या फिर हाई रिस्क कैटेगरी में? आई वुड पुट इट इन अ मॉडरेट रिस्क। ऑलराइट, चलिए। मॉडरेट रिस्क अगर लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप एनसीडी को इंक्लूड कर सकते हैं। रिटर्न आपको यहां पर अलग अलग एनसीडीज में अलग अलग टेन्योर के लिए ऑलमोस्ट 12% तक मिल सकता है। लेकिन आप किसी भी एनसीडी में नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में पैसे डालने से पहले उसकी रेटिंग एक बार जरूर चेक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज हमारे साथ इस शो में भाग लेने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। एक बात ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए, सारा पैसा एक जगह मत लगाइए। आज जब बाजार इतना ज्यादा वोलेटाइल है, आपको अपने पैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी लगाने चाहिए। कंपनीज के फिक्स्ड डिपॉजिट और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन इनकी रेटिंग चेक करने के बाद ही इसमें पैसे डालें।